हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। यहां पर हम करने जा रहे हैं हमारे 9th का केमिस्ट्री का एक बहुत ही दमदार चैप्टर। दमदार इसलिए कह रहा हूं कि ये चैप्टर जो है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी एक ऐसा चैप्टर था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चैप्टर था, और ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर मैं आपको एडिशनली कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूं जो आपकी जो केमिस्ट्री की बुनियाद बनाता है, केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करेगा आपके। तो जिनको भी बेसिक केमिस्ट्री से पढ़ना है वो आप यहाँ पर इस पार्ट को खास कर देखना, क्योंकि चैप्टर की फ्लो में पहले आपको जो डिस्कवरी है, कैसे हुई एटम के स्ट्रक्चर के बारे में वो बताया गया है, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको एटम के एग्जैक्ट जो उसका स्ट्रक्चर है वो मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले ऑल अबाउट एटम, एटम दिखता कैसा है, ठीक है। तो पहले मैं यही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं तो आप ये बात समझ लो कि एटम जो है वो दिखता कैसा है, शेप कैसा होता है उसका, बता सकता है कोई? इसका शेप होता है स्फेरिकल, है ना, एक स्फीयर की तरह, गेंद की तरह होता है। तो ये तो आप ध्यान रख लो। किसने बताया, किसने कैसे डिस्कवर किया, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आई रिपीट, ठीक है। तो एटम स्पेरिकल होता है, और एटम के बारे में क्या कहा गया है ना, हमने ये भी पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल और क्या, इनडिविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता नेकेड आई से, है ना, इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है। हालांकि इसके ऐसा नहीं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये डिस्कवर हुआ ही है। बट जब हम ये कहते हैं, इसका बोलने का मतलब ये है, देखो क्या है कि जब हम कहते हैं कोई भी एलिमेंट, सपोज आई एम टेकिंग एनी एलिमेंट, तो एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट एंटिटी जिसके पास एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज सोडियम, ये कौन सा एलिमेंट है, मान लो ये सोडियम है, Na इसका सिंबल है ना। तो इसमें जितने वो छोटे छोटे लड्डू, ठीक है, जितने भी इसमें ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एग्जैक्टली सोडियम की प्रॉपर्टी बेयर कर रहे हैं, उनको मैं क्या बोलूंगा, दोज विल बी कॉल्ड सोडियम के एटम्स कहलाएंगे वो, ठीक है। अगर मान लो कि तुम ये बोलते हो कि सर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन तो स्मॉलेस्ट हुआ ना, पर दिस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इसके पास सोडियम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात समझ लेना। सो किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट एंटिटी जिसके पास वो एलिमेंट का नेचर है, प्रॉपर्टी है, इसको एटम कहते हैं हम, ठीक है। और दिखने में कैसा है, स्पेरिकल है, ठीक है। स्टेटमेंट सही एकदम सटीक नहीं है कि हाँ भाई स्मॉलेस्ट इनविजिबल तो है, ठीक है, इनडिविजिबल भी है, ऐसा नहीं है, डिवाइड कर सकते ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग हो सकता है। इनडिस्ट्रक्टिबल वैसा भी नहीं है, उसको भी तोड़ने की मैकेनिज्म है, पार्ट ऑफ मैटर। बट ये किस लिहाज से कहा गया मैंने आपको यहां बता दिया, ओके। फिलहाल ये समझो कि एटम गोल है, चौकोन नहीं है, स्क्वायर नहीं है, कैसा भी नहीं है, गोल है, ठीक है। याचा नंतर मुलानो सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल में ध्यान रखना कि सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है, एटम जिन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सो दे आर बेसिकली particles present inside atom, एटम के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है इनसाइड द एटम, इसको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, ओके। अब जैसे कौन से पार्टिकल्स होते बता दूं। नंबर 1 न्यूट्रॉन्स, नंबर 2 प्रोटॉन्स, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स।
सो दीज आर द बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमको यहाँ पर पढ़ना है। अच्छा, न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, जीरो चार्ज होता है उसका। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। अगर इनके एग्जैक्ट चार्ज की बात करें तो कूलम में तो भैया ये तो जीरो ही होगा। ये वाला है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। कोलम जो है वो चार्ज को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। व्हाट इज सी, दिस इज कूलम, ये तुम 10 में पढ़ोगे, ठीक है। दिस इज SI यूनिट टू मेजर चार्ज। जैसे अपन मास को केजी में, लेंथ को मीटर में लिखते हैं ना, टाइम को सेकेंड में, वैसे चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है। और इसका क्या है, दिस इज सेम मैग्नीट्यूड रहता है इसका भी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, बस फर्क क्या है, बस फर्क है कि ये नेगेटिव टाइप का रहता है। सो दे आर अपोजिट टाइप बट मैग्नीट्यूड सेम है, नंबर सेम है। देखो 1.6 10⁻⁻19 कूलम याद रखना है, ओके। इसके बाद तो ये तो हो गया चार्ज की वैल्यू। अब बात करते हैं इसके मास की, है ना, दिस वाज द चार्ज। अब बात करते हैं मास की इनके। तो ये वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं वो भी हम देखेंगे, बट अभी इसके मास की बात करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। देखो लगभग, मतलब थोड़ा डिफरेंस है पर लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन कहो या मास ऑफ न्यूट्रॉन कहो। व्हाट इज द वैल्यू, सो दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इसको वन यूनिफाइड मास भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वन एटॉमिक मास यूनिट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जिससे हमने पढ़ा था ना, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट टू मेजर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस, है ना। जैसे कि सोडियम का मास कितना है 23 AMU, हाइड्रोजन का है 1, है ना। तो वन एटॉमिक मास यूनिट, ओके। सो ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जैक्टली थोड़ा हल्का डिफरेंस है, बट तुम अप्रोक्सीमेटली दोनों का ही लिख सकते हो, ठीक है। यानी लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो लगभग इक्वल ही है। एंड व्हाट अबाउट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट अबाउट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, मतलब बहुत कम है। मतलब ये तो ऑलरेडी ये भी बहुत कम है, पर इससे भी कई गुना कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना कितना है सर, बता दो, हम समझ जाएंगे। द वैल्यू इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। देखो ये 27 था, ये -31, बहुत छोटा है ये, ठीक है। तो ये जस्ट एक बात दिमाग में याद रखो, ये मैं यहाँ पर थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूँ। एक बात दिमाग में याद रखो, आगे एक सवाल भी आएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से भी बहुत बहुत छोटा होता है। ये बात दिमाग में रखो, आगे इसके पे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। ये तो हो गया मास के बारे में। अब इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, या इनको प्यार से कुछ और बुलाया जाता है क्या, ठीक है। तो मैं इनका डिस्कवरी के बारे में बताऊंगा, इनका अनदर नेम और इनका लोकेशन, ठीक है। इनके लोकेशन को भी हम देखेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी, भैया इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, किसका नाम आता है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, ठीक है, याद रखना। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसके नाम आता है सर, प्रोटॉन का डिस्कवरी आता है, वैसे बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर, इसमें रुदरफोर्ड का भी नाम आता है, गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। गोल्डस्टीन ने इनिशियल फेजेस में इसके बारे में बताया था, रुदरफोर्ड ने एग्जैक्टली वो नाम बताया कि हाँ यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपकी किताब में जो प्रिंट हो वो लिख देना, ठीक है। वैसे यहाँ पर रुदरफोर्ड, अब के ज़माने में इसको रुदरफोर्ड का नाम आता है, ठीक है। हम लोग काफ़ी टाइम तक इसको गोल्डस्टीन लिख रहे थे, अब रुदरफोर्ड का नाम आता है एग्जैक्टली प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरी में, ठीक है।
असल में गोल्डस्टीन ने कैनल रे के बारे में पता लगाया था, बिकॉज प्रोटॉन इज ऑल्सो नोन एज कैनल रे। ठीक है, ओके। सो इनका अगर तुम्हारी किताब में गोल्डस्टीन लिखा है, गोल्डस्टीन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट बुक इज अ बाइबल, याद रखना, गीता कुरान सब। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो भाई एकदम क्लियर है, इसमें कोई टेंशन नहीं। सर जे थॉमसन, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब हम एग्जैक्टली कैसे कैसे डिस्कवरी हुई, किस किस का नाम आते हैं, वो सब हम देखेंगे। चाहे थॉमसन का मॉडल हो, एटॉमिक मॉडल, या रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हो, या फिर नील बोर वाला, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मतलब चैप्टर में तुमको जो दिया है, बट मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज लाइक प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मिस नहीं करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, करना जरूरी है भाई। ओके, अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो हो गया, अनदर नेम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक और नाम है, प्यार से इसको कैथोड रे भी कहा जाता है, कैथोड रे। प्रोटॉन को प्यार से कैनल रे भी कहा जाता है, और न्यूट्रॉन को प्यार से कुछ नहीं बुलाते। ठीक है, क्या बुलाते हैं इसको? कुछ नहीं। वाह, क्या बात है। इसके बाद लोकेशन की बात हो रही थी, सर इतनी दुनिया जहान बता दी, लोकेशन ही नहीं बताया अभी तक, तो ये बता देता हूँ, यहाँ पर जगह है। ठीक है, तो इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल्स वो हैं जो एटम के अंदर होते हैं, इसमें से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, दे स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। ये याद रखना, न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम का न्यूक्लियस होता है सेंटर में। तो ये जो जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, वो सब कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, सेंटर में, एटम के सेंटर में। ये सब चीज़ें हमको देखनी है नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में ऐसे घूमते रहते हैं। सर ये कैसे, ये सोलर सिस्टम की तरह नहीं है क्या? यस, बिल्कुल है। तो ये याद रखना, एटम के सेंटर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी न्यूक्लियस के बाहर एक्चुअली वो क्या करते रहते हैं? दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक दिस, है ना। रुदरफोर्ड ने ये मॉडल बताया था, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। तो ये बात समझ में आ गई अब कि एटम के अंदर कौन से जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, एंड दे आर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। चार्ज बता दिया, मास बता दिया, डिस्कवरी बता दी। ठीक है, और कैसा होता है, कहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो बता दिया मैंने। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन साइड में होता है। क्लियर है? आगे चले, चलो। ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सर इसके बारे में बता दो, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। चलो देख लेते हैं। आज मैंने ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन नहीं लाया, आज मैं आपको थीम बताने की कॉन्सेप्ट से एक दिमाग से आया हूँ। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना आप। सो व्हेन आई से एटॉमिक नंबर, वैसे तो एटॉमिक नंबर को Z लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को कैपिटल A लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम में, एक बात याद रखना, जैसे कि मान फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, सोडियम की बात करते हैं। किसी भी एटम में, कोई भी एलिमेंट का एटम हो, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव पार्टिकल्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मे और मे नॉट बी सेम। न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट वो अलग है कहानी। ठीक है, तो सोडियम के केस में याद रखना कि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है इसके पास वो 12 है। हियर द नंबर इज नॉट सेम एज द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जितने नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही प्रोटॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू मस्ट नो।
ध्यान रखना, इसमें एक सवाल आएगा, ठीक है। सो अब उससे क्या रिलेट करना है सर, एटॉमिक नंबर वही है ना, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, दिस 11। सो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो एटॉमिक नंबर इज, it is the total number of electrons or protons present in atom of given element। जो भी एलिमेंट है उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो आई विल से दैट फॉर एग्जांपल कि भैया सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है और इसलिए 11 प्रोटॉन भी होता है, इसलिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यानी Z की वैल्यू कितनी है, 11, ठीक है। अच्छा, मास नंबर क्या होता है सर, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर, देखो मास शब्द आ जाता है तो दिमाग में लगता है कि यार ये तो वजन के बारे में, मास के बारे में कुछ है। मैंने बताया कि एटम में 3 टाइप की पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है तो उसको हटा ही दो, तो क्या बचा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा। तो ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं किसी एटम में जिनके पास मास, कंसिडरेबल मास है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नाम ही नहीं आएगा, उसमें आएगा कि भैया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट कर लो और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट कर लो। तो इससे वो पता लग जाएगा कि ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर जिनका मास कंसिडरेबल है। सो दैट इज कॉल्ड मास नंबर। सो इट इज सिंपली द नंबर ऑफ हेवियर पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं आता बिकॉज मास उसका बहुत लाइट है, ठीक है। सो मास नंबर इज सिंपली द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या था, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये एटॉमिक नंबर था। इसमें प्लस करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करना है, ठीक है। सो इट इज द सम ऑफ, क्योंकि ऐड करना है ना, सो इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तुम पूरा लिखना, एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, गिवन एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपने सोडियम की बात करी, सोडियम के पास कितने प्रोटॉन्स है, सो दैट इज 11, कितने न्यूट्रॉन्स है, दैट इज 12, सो कितना मतलब 11 प्लस 12 इज 23। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन, हेंस द एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। याद रखना, दिस इज नॉट द एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास नहीं है, मास ऑफ एटम नहीं है, ये मास नंबर है, मतलब ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं जिनका कंसिडरेबल मास है ये बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किसी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो उसमें अक्सर क्या करते हैं, उसके मास नंबर को ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर को नीचे। अब ये इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो तुम सोडियम का सिंबल लिख के ऊपर उसका मास नंबर लिख सकते हो और नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है एलिमेंट को। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो मैंने जो सवाल बोला था कि मैं सवाल पूछूंगा, आ गया। तुमको एक गिव रीजन पूछा जा सकता है, ये 2 ऐसे टिपिकल वाले हैं जो पूछा जा सकता है और तुमको पता भी होना चाहिए। होल मास ऑफ, दिस इज स्टेटमेंट, होल मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ऐसा माना जाता है कि एटम का जितना भार है, जितना मास है, पूरा का पूरा मास उसके सेंटर में लोकेटेड है। कैसे, ठीक है, क्या स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। तो होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एक तो न्यूट्रॉन वाले होते हैं और दूसरे प्रोटॉन वाले होते हैं। और इसके बाहर जो है
एटम के बाहर कौन से पार्टिकल्स होते हैं? एटम के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। और भी ऑर्बिट होती है, ऐसे नहीं कि एक ही है, रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऐसे। और मैंने अभी बताया था तुमको, एक चीज याद रखने को कहा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। किसकी कंपैरिजन में? मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में। दिस इज कंसीडरेबल, ये कुछ तो है, इसको कंसीडर कर सकते हो। सो दिस इज कंसीडरेबल। मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन कंसीडरेबल है, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को हम काउंट ही नहीं करते। हम किसके मास को, मतलब एटम का जो ज़्यादातर भार है वो किसकी वजह से होता है? ऑलमोस्ट उसका पूरा भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। और ये दोनों के दोनों कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। इसलिए एटम का जो पूरा का पूरा मास है वो कहाँ पर है? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर। तो ये लाइन तुमको लिखनी पड़ेगी कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंड सिंस बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन they reside inside the nucleus, so the whole mass of atom is supposed to be concentrated at the center. एक और फैक्ट बताता हूं, याद रखना कि जो एटम की साइज होती है ना, एटम तो बहुत छोटा होता है, हमको पता है एटम बहुत छोटा होता है, पर फिर भी एटम की साइज के कंपैरिजन में, वॉल्यूम ऑफ एटम की कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा होता है। ये बहुत ही एक अजीब सा फैक्ट है। मैंने अभी यहां पे क्या कहा कि सारा का सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है एटम का, और फिर मैं ये कह रहा हूं कि एटम की साइज के मामले में उसको कंपेयर करो न्यूक्लियस की साइज से, तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, एटम का साइज उसकी कंपैरिजन में बड़ा है। अजीब फैक्ट है ये, तो मैं फिर भी दिखा पा रहा हूं, और बहुत छोटा साइज होगा। मतलब ये समझ लो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस की वॉल्यूम या साइज वेरी स्मॉल है, लेकिन एटम का सारा मास उसी न्यूक्लियस के अंदर है। ये एक फैक्ट है। अच्छा, एक और गिव रीजन, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये भी एक स्टेटमेंट, गिव रीजन। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होते हैं? न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज। तो एटम का नेट चार्ज जीरो कैसे होता है वो समझो। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, सोडियम है ना, 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कितना होता है सोडियम के पास? 23। प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना होता है? 12। ठीक है, प्रोटॉन कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 11। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल क्यों होता है? वाई द चार्ज, ओवरऑल चार्ज ऑफ एनी एटम इज जीरो? बिकॉज देखो न्यूट्रॉन का तो कितना भी हो नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो जीरो ही है। सो इसका चार्ज तो वैसे भी 0 कूलम ही है, कितना भी हो। अब देखो बात आती है चार्ज है किसका? इसके पास है और इसके पास है, नेगेटिव पॉजिटिव। और मैंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों की वैल्यू तो एक ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिर्फ फर्क यह है कि इसके पास नेगेटिव टाइप का है, इसके पास पॉजिटिव टाइप का है। मतलब अगर तुमने एक इलेक्ट्रॉन लाया और उसके सामने एक प्रोटॉन खड़ा कर दिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। तो यहां पर एक फैक्ट मैंने क्या बताया था कि किसी भी एटम में, कोई भी एटम ले लो, उसमें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल रहता है। तो जैसे यहां पर है 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। सो व्हाट इज द नेट चार्ज? 0। इन दोनों का नेट चार्ज मिला के 0 हो गया, और इसका तो है ही 0। तो एटम, कोई भी एटम का चार्ज क्या रहेगा? नेट चार्ज विल बी 0, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लाइन लिख देना यहां पर कि इन एनी एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज is always equal to total magnitude of positive charge, hence the overall charge get cancelled and the atoms are, any atom is electrically neutral. ये हो गया। तो इसके बाद देखो शुरू के 20 एलिमेंट्स याद रखने हैं, 18 वैसे तुम याद रखो। सो लाइक लाइन से याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। लाइन से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिया है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, 3, 4, 5 से लेके पूरा 18 तक है, ठीक है। ये इनका सिंबल है, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, टेक्स्ट बुक का है, ध्यान से याद रखना है। Li, Be, बेरिलियम का Be है, बोरॉन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है, नियॉन का Ne है, सोडियम का Na है। सर ये ऐसे क्यों है Na? नाट्रियम, उसका साइंटिफिक जो नेम है वो नाट्रियम है, या ग्रीक नेम कह लो, नाट्रियम है, इसलिए उसका उससे बना है। मैग्नीशियम का Mg है, एल्यूमिनियम का Al है, सिलिकॉन का Si है, फास्फोरस का P है, सल्फर का S है, क्लोरीन का Cl है, आर्गन का Ar है। और कभी भी याद रखना कि इसमें अगर एक लेटर हो या दो लेटर हो, पहला वाला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए, गड़बड़ मत करना, नहीं तो यही गलत सीखोगे, आगे सब काम गलत होगा। जैसे मान लो तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना है, तुमने ऐसे लिख दिया, ये कोबाल्ट है, या मान लो तुमको कोबाल्ट का सिंबल डालना, तुमने ऐसे कर दिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज कि पहला कोई भी सिंबल में फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, और अगर सेकंड आ रहा है तो वो स्मॉल होगा हमेशा, ये याद रखना, सेकंड आ रहा है तो हमेशा स्मॉल होगा। सो ये हो गया सिंबल। देन एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 5 का मतलब क्या है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन भी 2, इलेक्ट्रॉन भी 2। 3 है तो ये भी 3, ये भी 3। 4 है तो प्रोटॉन भी 4, इलेक्ट्रॉन भी 4। 5 है तो प्रोटॉन भी 5, इलेक्ट्रॉन भी 5। 6 है तो प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। 7 है तो 7, 7। 8 है तो, बोलो यार, सॉरी भावनाओं में आ गया मैं। 8 है तो क्या होगा? 8 and 8। अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो इसका मतलब उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 10 है तो उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 11 है तो उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इतना समझ लो कि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उस एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये बात को ध्यान रखना, इसको बिल्कुल कंफ्यूज इस चीज़ में नहीं होना। जो एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। क्या सर कितना बताओगे? बस करो। अरे सर चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये बात ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये हमने बता दिया। इसके बाद न्यूट्रॉन का नंबर मे और मे नॉट बी सेम, तो मैंने अलग से लिख दिया कि हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, हीलियम में 2 न्यूट्रॉन, तो ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप मास नंबर याद रखो, ठीक है, इससे बेटर है कि आप मास नंबर याद रखो। अब जैसे मास नंबर कैसे बनता है, प्रोटॉन के काउंट को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर लो किसके साथ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। चलो ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो दिस इज हाइड्रोजन का हो गया 1। फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो गया 2, हीलियम का हो गया 2। फिर 3 + 4 इसका हो गया 7, मास नंबर लिख रहे हैं हम, ठीक है। 4 + 5 इसका हो गया 9। ओके, 5 + 6 कितना हो गया 11। ओके, 6 + 6 कितना हो गया 12, है ना। तो मास नंबर याद रखो, बेटर रहेगा। प्रोटॉन का नंबर याद मत रखो, मास नंबर याद रखो, तो अपने आप प्रोटॉन का नंबर तो लिख ही सकते हैं हम। ओके, एंड और क्या है 7 + 7 कितना हो गया 14, इसका होता है 16, है ना। 8 + 8 ये हो गया 10, 9 + 10 इज 19। नियॉन का कितना हो गया 10 + 10 20 हो गया। सोडियम का हो गया 23, मैंने लिखा ही था। मैग्नीशियम का हो गया 24, एल्यूमिनियम का 27। ओके, सो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद 14 + 14 28, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32, जस्ट चेक इट, ठीक है। ये हो गया 15 + 30 16 31, 16 कितना हो 32 हो गया। 17 और 18 कितना हो गया 35,
एंड आर्गन का कितना हो गया 18 और 22 इज मेकिंग इट 40। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मास नंबर लिख दिया, अब ये याद कर लो काम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। नाउ ये तो हमने लिख दिया मास नंबर। और एक बात, अब सवाल बनते हैं कुछ। मान लो आपको ऐसा दिया रहेगा कि एलिमेंट है x, ऐसे दिया है यहाँ पर, ये आपको पता नहीं, ठीक है, आपको दिया एलिमेंट x है, उसका मास नंबर है 27 और एटॉमिक नंबर है, इससे नहीं, यहां नहीं देखना आपको, बस डायरेक्टली यहां पर कैसे लॉजिकली सॉल्व करोगे। एटॉमिक नंबर है मान लो 13। ओके, तो आपको अगर बोला है कि हाँ उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालो, कैसे निकालोगे, व्हाट इज अ फॉर्मूला। अगर आपको बोला है कि गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो कैसे बताओगे। तो बहुत सिंपल है सर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालोगे, तो अपन ने बहुत सिंपल सी बात कही है कि मास नंबर कैसे बना हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से और नंबर ऑफ प्रोटॉन से। बात सही है ना। एक और बात कि नंबर ऑफ जो ये है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम सीधा नंबर एटॉमिक नंबर से लिख देते हैं z, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो एटॉमिक नंबर। z को यहां ले आओ, सो यहां पर ये क्या हो गया a माइनस z, और ये क्या बन गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये फॉर्मूला बना के याद कर लो कि जब भी तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा और तुमको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया है, तो बस मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लो। तो यहां पर भी 27 में से 13 माइनस कर लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 14। ठीक है, दिस इज 14। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। मिटाओ रे सजना आन मिलो सजना। वाह, मैं गीत भी गाता हूँ पता है तुमको, एकदम बढ़िया वाला, एकदम मजेदार, बस आज मूड नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। मतलब इलेक्ट्रॉन हमको पता लग गया इतने इलेक्ट्रॉन है, पर अलग अलग ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन है कैसे पता लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। द मैजिकल फॉर्मूला इज 2n²। कैसे काम करता है सर ये, इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सी वाली ऑर्बिट है ये, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो पहले ऑर्बिट मतलब फर्स्ट में क्या आ गया 1 आ गया ना। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का मतलब हो गया 1। अगर दूसरे ऑर्बिट की बात हो रही है, अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, ऑर्बिट या शेल भी कहते हैं, तो उसमें सेकेंड ना, सेकेंड का मतलब n = 2। थर्ड में n को क्या डालेंगे, n = 3। ऐसे ही फोर्थ में n = 4। तो उसमें मैक्सिमम, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, मतलब कोई भी ऑर्बिट मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है किसी भी एटम का। पहला ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, दूसरा ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, लेट्स फाइंड इट आउट। तो अब यहां पर n = 1 डालो, सो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 इज 2। तो यानी फर्स्ट ऑर्बिट एट द मैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। दो से कोई भी एटम हो, पहला ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता है ना। सेकेंड ऑर्बिट के लिए अब फॉर्मूला क्या है 2n², तो 2 × 2 का स्क्वायर है ना, n का वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 2 = 8। यानी दूसरा ऑर्बिट ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। थर्ड ऑर्बिट 2 × 3² कितना हो जाएगा, 3² इज 9, 9 × 2 = 18। थर्ड ऑर्बिट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर तुम 4 डालोगे तो वहां 32 आएगा एंड सो ऑन। सो ये फॉर्मूला से
हमको पता लग जाता है कि भैया कोई भी एटम हो फर्स्ट ऑर्बिट 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होल्ड कर सकता, है ना, किसी भी एलिमेंट का एटम हो। सेकेंड ऑर्बिट 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। थर्ड ऑर्बिट 18 से ज़्यादा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा सा हम लेते हैं और इसको हम आगे समझते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भाई एक ही ऑर्बिट में काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आप बताता हूं, यहां पर ये 4 किसका है, 4 है बेरिलियम का। तो बेरिलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो उसका जो एटम बनेगा, उसका जो एटम जब तुम बनाओगे तो पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पहले में मैक्सिमम 2 आ सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब पहले ऑर्बिट में आ गए तो बचा हो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगली ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, मान लो मैं बना रहा सोडियम का, सपोज आई एम ड्राइंग फॉर सोडियम। सोडियम का कितना है, सोडियम का है 11, ये वाला। तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको कैसे करोगे, पहले ऑर्बिट में सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि फर्स्ट की तो कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, अब 11 में से 2 गया तो कितना बचा, 9 बचा है। क्या मैं 9 को सेकेंड ऑर्बिट में डाल सकता हूं क्या, नहीं, सेकेंड की कैपेसिटी 8 की ही है, तो यहां मैक्सिमम 8 ही आएगा। 2 3 4 5 6 7 8, अभी कितना हुआ, 2 और 8 10 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, क्योंकि सेकेंड में तो आ नहीं सकता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना पड़ेगा, थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमको जरूरी है। तो अब देखो मैं सबको मिटाता हूं, ठीक है, एंड आई सिंपली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका होगा 1, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो भैया दोनों एक ही ऑर्बिट में आ जाएंगे। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पहली ऑर्बिट में आएंगे और एक जो है दूसरी ऑर्बिट में आएगा। दिस विल बी 2,2, ये 2,3, ये 2,4, दिस इज 2,5, इसका हो जाएगा 2,6, इसका हो जाएगा 2,7। ये तब तक टेंशन नहीं है जब तक कि सेकंड वाले में 8 नहीं आता, बिकॉज सेकंड का कैपेसिटी 8 का। अब खत्म हो गया। अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाते आएंगे, थर्ड ऑर्बिट में। 281, 282, है ना, 283, 284, 285, 286, 287, 288। तो ये जो है, ये जो पैटर्न है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में दिखाना। ठीक है, आगे चलते हैं और एटम देख लेना, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 आया, है ना, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ ना। इसका क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन था तो 2,1, इसका था 2,2, दिस इज 2,3, 2,4, 2,5, ऑक्सीजन का है 2,6, फ्लोरीन का है 2,7, नियोन का है 2,8। ठीक है, अब एटम देखते जाओ, है ना, 2 और 2, 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8। यहाँ पर क्या होगा, 8 हो गया ना, सेकेंड का कैपेसिटी भर गया। अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ आएगा, 2, 8 और 1, देख लो 2, 8, 1, 3 ऑर्बिट आ गई। इसमें 282, यहाँ 283, है ना, 1 2 3, 284, 285, 286, 287, 288। ओके गाइस, आगे देखते हैं। हाँ, केमिकल स्टेबिलिटी एंड ड्यूप्लेट रूल। क्या होता है ये केमिकल स्टेबिलिटी और ड्यूप्लेट रूल, ये भी समझ लो। ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल। ऑक्ट का मतलब होता है 8 और ड्यू का मतलब होता है 2। अब थोड़ा ध्यान देना कि इसमें मैंने कुछ एलिमेंट देखे जो कुछ खास है, जैसे ये हीलियम है, जैसे ये नियॉन है, इनमें कुछ खासियत है जो बाकियों में नहीं है। क्या नहीं है वो देखो। अब देखो, पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, हमने देखा ना 2n² के फॉर्मूला से। दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। अब देखना यहां पर हाइड्रोजन ये खुश नहीं है। सर ये खुश क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास एक ऑर्बिट है बेचारे के पास, और एक जो पहली ऑर्बिट होती है इसकी कैपेसिटी तो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है ना, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है एक ही। सो जितनी इच्छाएं हैं उतनी पूर्ति नहीं हुई है, इच्छाएं भरी नहीं है ना, जितनी एक्सपेक्टेशन है उतनी रियलिटी नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर
फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, और बेचारे के पास है कितना, 2 है क्या, नहीं। सो दिस इज अनस्टेबल, दिस इज केमिकली अनस्टेबल। तो ये जिंदगी में क्या करेगा, जो अनस्टेबल होता है वो क्या करता है, वो भाग दौड़ करेगा। वो कैसे चाहेगा कि भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, है ना। दिस इज अनस्टेबल। ये क्या करना चाहता है, ये अपना ड्यूप्लेट को, इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन की जो चाहत है, क्योंकि पहले ऑर्बिट में चाहत 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो वो पूरा हो जाए। सो इट विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। कैसे करेगा, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेगा। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है, HCl फॉर्म करता है। समझ में आया क्यों केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर केमिकली अनस्टेबल, देयर ड्यूप्लेट और देयर ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। अब यहां पर देखो, देखना हीलियम कितना, क्यों स्पेशल बोला है मैंने इसको, क्योंकि भैया फर्स्ट ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, और इसके पास है भी कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट है, और ड्यूप्लेट कंप्लीट है तो ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे कि ये केमिकली क्या है, केमिकली ये स्टेबल है। दिस इज केमिकली स्टेबल। तो इसलिए मैंने इसको बोला स्पेशल, बिकॉज दिस इज केमिकली स्टेबल, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, लेकिन सेकेंड ऑर्बिट के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या इसके सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं यार, एक ही है। दिस इज अनस्टेबल, है ना, जिंदगी की भागदौड़ में पड़ा रहेगा ये। इसके पास 8 होने चाहिए, 2 ही है, अनस्टेबल। 8 होने चाहिए, 3 ही है, अनस्टेबल। 8 होने चाहिए, 4 ही है, अनस्टेबल। 8 होने चाहिए, 5 ही है, अनस्टेबल। 8 होने चाहिए, 6 ही है, अनस्टेबल। 8 होने चाहिए, 7 है, बेचारा एक छूटा हुआ है, अनस्टेबल। ठीक है, बट यहां पर देखो, सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, और है भी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज केमिकली स्टेबल। इसका ऑक्टेट पूरा है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। सो इसका ऑक्टेट पूरा है, दिस इज केमिकली स्टेबल। और जो केमिकल्स, जो एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं केमिकली, दे डू नॉट गो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, बिकॉज वो स्टेबल है यार, सब कुछ मिला हुआ है जिंदगी में, स्टेबल है। दे विल नॉट गो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। पर जो अनस्टेबल है, ये बेचारे, ये रिएक्शन में भागते रहेंगे। चल भाई कुछ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो वाई केमिकल्स फॉर्म कंपाउंड, ये बात समझ में आ गई, बिकॉज दे वॉन्ट टू बिकम केमिकली स्टेबल। ठीक है, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। इनको नोबल एलिमेंट, नोबल गैसेस कहते हैं, जो स्टेबल हो गए, जिनकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अच्छा, एक और बात देखना, ये थोड़ा सा अब आपको ध्यान रखना होगा कि थर्ड ऑर्बिट जब आता है, तो थर्ड की कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, एज पर द रूल, है ना। फर्स्ट का 2 है, 2n² के फॉर्मूला से, सेकेंड का है 8, थर्ड का है 18, फोर्थ का 32। पर एक बात याद रखना कि सेकेंड के बाद जितनी भी ऑर्बिट आ जाए, चाहे 3 हो या 4 हो या 5 हो, उन सब के लिए भले ही कितनी भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, जैसे मान लो थर्ड की कैपेसिटी 18 की है, लेकिन 8 से वो स्टेबल हो जाते हैं, 8 से भी स्टेबल हो जाते हैं। सो यहां पर देखना कि इन सब के पास 8 नहीं है, पर यहां पर दिस आर्गन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका है 2,8,8। भले ही थर्ड की कैपेसिटी 18 की होती है या फोर्थ की कैपेसिटी 32 की होती है, पर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितना भी है, उनके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये लोग स्टेबल मानते हैं अपने आप को। 18 होता तो वेल एंड गुड, पर 8 है तब भी दे आर स्टेबल, ये रूल है। ठीक है, सो कोई भी एलिमेंट केमिकली स्टेबल कब बनता है, या तो उसका ड्यूप्लेट पूरा हो, ड्यूप्लेट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होता है, बाकी सभी के लिए एटलीस्ट ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल नहीं होंगे तो दे गो फॉर अ केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड्स फॉर्म करने जाते हैं। जैसे सोडियम बेचारा क्लोरीन से मिलके सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। कैसे होता है सर, थोड़ी लॉजिक बताओ। लॉजिक ये है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,1। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,7, है ना। अब क्या होता है, दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है। जैसे मान लो मैंने यहां पर सोडियम बना दिया, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। आई विल ड्रॉ क्लोरीन विद अनदर कलर, ये है क्लोरीन। 2 8 एंड बोलते जाओ भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। सो 1
2 3 4 5 6 7, दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है। दोनों अपने अपने रेस्टोरेंट में अलग अलग टेबल पे बैठे हैं। एक बंदा आया बहुत स्मार्ट सा मेरे जैसा, और उसने बोला यार एक काम करो ना, तुम्हारा दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन नाउ। अरे यार सोडियम ने बोला कि यार सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दो। सोडियम ने नहीं बोला, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज दो, तेरा भी हो जाएगा 2,8, झंझट ही खत्म, और तेरा भी हो जाएगा 2,8,8, झंझट ही खत्म। सो यू विल बिकम, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां ट्रांसफर करते हो तो क्या बन जाता है ये, तो इसका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8, और क्लोरीन का बन जाता है 2,8,8। दोनों का ऑक्टेट हो गया पूरा, दोनों स्टेबल बन गए। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन, देखो लूज गेन नहीं किया था तब क्या था, जब ये लोग एटम थे उस वक्त यहां पर 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था। सो द ओवरऑल चार्ज वाज 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। दिस वाज आल्सो हैविंग 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन, दिस वाज आल्सो न्यूट्रल। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, प्रोटॉन थोड़ी ना ट्रांसफर किया, तो प्रोटॉन तो अब भी इसके पास 11 है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, 10 हो गया। सो एक एक्स्ट्रा प्लस चार्ज बच गया ना, सो ये Na+ बन गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो एटम जो है वो आयन बन जाता है। और वो कौन सा आयन बन जाता है? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन। याद रखना, चार्ज, एटम में चार्ज आ गया तो आयन बन गया वो, और पॉजिटिव आयन रहेगा तो उसको कैटायन कहते हैं। जैसे यहां पर क्लोरीन के पास प्रोटॉन तो 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। तो ये हो गया क्लोराइड का एनायन बन गया, ठीक है। तो ये अपोजिट चार्ज है, भाई क्लोज आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, एंड दे फॉर्म NaCl मॉलिक्यूल, कंपाउंड बन गया भाई, बधाई हो, ठीक है। तो यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन ऐसे होता है। ये एक मेटल था, ये नॉन मेटल, मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ नॉन मेटल में। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कंपाउंड बनता है तो उसको आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ये हमेशा मेटल से नॉन मेटल में जाता है, या मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। लेकिन जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो बेसिक केमिस्ट्री एड्यू मंत्रा डालोगे, आपको 3-4 वीडियो का सीरीज मिलेगा, आप चेक करना उसको, थोड़ी पुरानी है बट आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके गाइस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी क्या होता है देख लो। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने देखा कि सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस शेल का मतलब लास्ट ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट का मतलब लास्ट ऑर्बिट होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? 1। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? वो 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 7। लेकिन वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का वैसे डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। या फिर तुम एक सिंपल सी बात याद रखो कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट या शेयर करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, इस वाले केस में सोडियम इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई 1, क्योंकि इसने डोनेट किया 1। मैंने क्या बोला, या तो डोनेट करो या एक्सेप्ट करो या शेयर करो, बस सिंपल ये है कि बस कितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो देख लो। क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 ही होगी, बिकॉज इसने गेन किया है। कितना गेन किया? 1, सो द वैलेंसी इज 1। सो वैलेंसी का मतलब सिंपल है, तुमने गेन किया या लूज किया फर्क नहीं पड़ता, कितना गेन या कितना लूज किया उससे फर्क पड़ता है। सो दैट बिकम्स द वैलेंसी, ठीक है। ये हो गया वैलेंसी, गॉट इट। अब आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, ये देख लो। एक सेकेंड, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आई जस्ट एक्सप्लेन इट। थोड़ा बैटरी यहाँ पर कम हो रहा है इसका, पर इसमें एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे सोडियम है 281, मैग्नीशियम है 282, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं। एल्यूमिनियम है 283
और जो भी है, तो यहाँ पर ये एक लूज करना पसंद करेगा, सो वैलेंसी विल बिकम 1, है ना। या तो देखो ऑक्टेट कैसे पूरा होता है, यहाँ पर देखो ये वाले में ऑक्टेट कैसे पूरा होता है, यहाँ पर 8 कैसे होगा लास्ट ऑर्बिट में, या तो 3 लूज कर दो कहीं पर, या तो कहीं दूसरे एटम से 5 इलेक्ट्रॉन मंगाओ। आसान क्या है, इजियर ऑप्शन इज दिस, सो इसकी वैलेंसी हो जाती है 3। ठीक है, ऐसे ही मान लो फॉस्फोरस की बात, यस चलो फॉस्फोरस की बात करते हैं 285, सल्फर की बात करते हैं 286, क्लोरीन की बात करते हैं 287। इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन या तो तू लूज कर दे बेटा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन मंगा ले। ये क्या बोलेगा, चल यही सही है, कम नंबर यही है, तो ये 3 मंगाएगा, वैलेंसी बिकम्स 3 फॉर फॉस्फोरस। यहां पर या तो तू 6 लूज कर दे, या तो 2 गेन कर ले। बोलेगा ठीक है ना, 2 ही गेन करता हूं, आसान है। ये बोले, इसको बोला जाएगा या तो तू 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर, या तो 1 मंगा ले। ये बोलेगा 1 मंगाना बेटर है सर, वैलेंसी बिकम्स 1। और जो ऑलरेडी स्टेबल हैं, जो ऑलरेडी केमिकली स्टेबल हैं, उनकी वैलेंसी क्या होती है, ना तो ये लूज करते हैं, ना ही गेन करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, इनकी वैलेंसी होती है 0, इसलिए इनको 0 ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस इसमें एक सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, ये ध्यान रखने के लिए कि जब तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट हो, कुछ रेयर केसेस भी मैं बता दूंगा, मैग्नीशियम है, या फिर एल्यूमिनियम है, या फिर सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है ना, सल्फर है 285 ना, 285, सल्फर में 286, क्लोरीन में 287, आर्गन में 288। तो यहां पर एक फॉर्मूला याद रखो आप, क्या है फॉर्मूला, कि 4 तक, 4 नंबर तक, देखो 4 तक, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 4 के आगे यानी 5 से 8 तक वैलेंसी कैसे निकलेगा, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को माइनस करना होगा। जस्ट रिमेंबर दिस, जैसे यहां पर 1 है तो लूज करता है 1, तो वैलेंसी बन जाती है 1, 2 है तो 2 लूज करता है, वैलेंसी बन जाती है 2, 3 है तो 3 लूज करता है, वैलेंसी बन जाती है 3, 4 है तो चाहे लूज करे, चाहे गेन करे, चाहे शेयर करे, कैसे भी वैलेंसी बन जाती है 4। ठीक है, व्हेन इट इज 5, तो 5 लूज करना पसंद नहीं करता, तब वो आसान देखता है, 3 गेन करता है ना, तो वैलेंसी बन जाती है 3। ऐसे में वो 2 गेन करेगा ना, 2 आते ही 8 बन जाएगा ना, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, वैलेंसी इज 2, है ना। देखो 8 - 5 है ना, 8 - 5, यहाँ पर 8 - 6 इज 2, यहाँ पर 8 - 1, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो 1 गेन करना पसंद करता है, वैलेंसी इज 1। ऑक्टेट पूरा है तो भैया वैलेंसी इज 0, 8 - 8 इज 0। ठीक है, तो ऐसे आपको वैलेंसी ध्यान रखनी है, याद रखनी है। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है, इसको हम देख लेते हैं गाइस, दैट इज आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। ठीक है, मैं इसको एक तरीका बताता हूँ, ऐसे बड़ा सा आइसो लिख देता हूँ। ठीक है, आइसो शब्द का मतलब है ना सेम होता है, आइसो शब्द का मतलब सेम होता है। अगर किसी ने पढ़ा हो फंडामेंटल जो यूनिट ऑफ लाइफ है, वहाँ पर आइसोटोपिक, आइसोट्रॉपिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, तो आइसो का मतलब सेम होता है। ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। ठीक है, तो आप इसमें ना ये जो लेटर्स है उस पर ध्यान देना, यहाँ पर P को कैपिटल, मतलब थोड़ा ध्यान दो बस, कैसे मैं याद दिला रहा हूँ, PAN, पान। ठीक है, ये P से आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। व्हाट इज दिस, एटॉमिक नंबर। ठीक है, A किसका सिंबल होता है, A सिंबल डायरेक्टली होता है मास नंबर का, हमने आज ही पढ़ा है। और N किसका सिंबल होता है, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, अब देखना, आइसो का मतलब सेम, तो व्हाट इज आइसोटोप का डेफिनेशन, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आइसोटोन आपको है नहीं, बट स्टिल आप ध्यान कर लो, आगे काम आएगा, 9th में तो नहीं आएगा। आइसोटोप, तो आइसोटोप में क्या बोलोगे, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं लिख देता हूं,
I'll write it as elements having same atomic number. ठीक है, यहां पर क्या लिख दोगे आइसोबार में, आइसोबार आर दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर. बस देखते जाओ चीजें क्लियर हो जाएंगी. एलिमेंट्स है ना, ए से सिंबल, बस ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं आपको. एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर. ठीक है, अब इसमें उल्टा घुमा दो, मतलब क्या, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर अलग होता है. इसमें क्या बोलोगे, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. ठीक है, और यहां पर एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, अब एग्जांपल देखो. पहला आइसोटोप का, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो यानी क्या होता है ना, मतलब कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन की ही बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में ना 3 तरह के हाइड्रोजन आते हैं. पहला जिसका मास नंबर होता है 1, दूसरा जिसका मास नंबर ऊपर लिखते हैं, एक सेकंड, दूसरा जिसका मास नंबर होता है 2, और तीसरा जिसका मास नंबर होता है 3. मतलब ये सब हाइड्रोजन ही है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, क्योंकि हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ही. मास नंबर एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है. इस वाले हाइड्रोजन को प्रोशियम बोलते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम बोलते हैं, और ऐसे वाले हाइड्रोजन को ट्रीटियम बोलते हैं या ट्रीशियम बोलते हैं. ठीक है सर, ये होता कैसे, वो देखो. पता है क्या होता है, इस वाले हाइड्रोजन में देखो प्रोटॉन तो सब में एक ही रहेगा, क्योंकि भैया एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं. प्रोटॉन सब में एक ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होता है. इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन 1 होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 होता है. तो देखो मास नंबर क्या बन जाएगा, मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. यहाँ 1 + 0 इज 1, यहाँ पर 1 + 1 इज 2, और यहाँ पर 1 + 2 इज 3. सो बेसिकली ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होने की वजह से होता है, यानी एक ही एलिमेंट में ऐसे अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, न्यूट्रॉन के वेरिएशन की वजह से ये होता है. ठीक है, अच्छा, एलिमेंट्स हैविंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन में ही ऐसा, ऐसे क्लोरीन है. ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सब एलिमेंट में आइसोटोप्स होते हैं. आइसोबार, मैंने क्या बताया यहाँ पर, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, मास नंबर सेम रहता है पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है. जैसे आर्गन और कैल्शियम दोनों का जो मास नंबर है वो 40 है, पर एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट. आर्गन का है 18 नंबर पे आता है और ये 20 पे आता है. सर ये कैसे हुआ, अगेन ये न्यूट्रॉन की गड़बड़ी से हुआ है. तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, मतलब प्रोटॉन तो 18 ही होंगे, है ना. इसका एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब प्रोटॉन तो 20 होंगे, पर जो न्यूट्रॉन है इसके पास कितना है, 22 न्यूट्रॉन है, और इसके पास कितना है, 20 न्यूट्रॉन है. सो देखो ना, मास नंबर कितना हो गया, 18 और 22 40 हो गया, 20 और 20 40 हो गया. सो ऑल बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन की गड़बड़ी से होता है. ठीक है, सो दीज आर एलिमेंट्स, दीज आर आर्गन एंड कैल्शियम एग्जाम्पल है ऐसे एलिमेंट जो आपस में क्या है, दे आर भाई काइंड ऑफ आइसोबार्स. दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर्स. ठीक है, आइसोटोन्स के तो कई सारे एग्जाम्पल है, वैसे तुमको 9 में है नहीं, बट कई सारे एग्जाम्पल याद रखो. जैसे कि सोडियम है, सोडियम का आइसोटोन जो है मैग्नीशियम है, दोनों के पास 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ऐसे कई सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तुम अपने चेक कर लोगे टेबल में, वहाँ पता लग जाएगा. सो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स. सो गाइज होप कि यू गॉट ऑल दिस पॉइंट्स. ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट से, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जो इनिशियल पार्ट है, इसमें स्ट्रक्चर के बारे में कौन ने किसने क्या बताया.
पर ये अगर आपने सीख लिया ना, मैंने आपको शुरू में बोला था, ये अगर आपने सीख लिया ना, दिस विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी केमिस्ट्री का जहां भी रिएक्शन और कंसेप्ट आएंगे कंपाउंड और बॉन्डिंग के, वहां पर आप रॉक करोगे। इसमें एक एक्स्ट्रा जो टाइप ऑफ बॉन्ड और वो सब चीज़ आपको सीखना है। बेसिक केमिस्ट्री एड्यू मंत्रा सर्च करना, 3-4 वीडियोज़ हैं, आई गेस 4 वीडियोज़ है, तो आपको आप वो देख लोगे तो आपको तो मज़ा आ जाएगा, मतलब क्या ही कहूँ मैं। ओके गाइस, सो विद दिस पार्ट 1 इज डन, पार्ट 2 मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय।